force between two point charge, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, यानी कि यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। पहले तो हमने बताया था कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये कहता है कि जब दो पॉइंट चार्ज होंगे, छोटे छोटे चार्ज Q1 और Q2, किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर ऐसे रखे जाएंगे, मान लेते हैं इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इन दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स यहाँ पे क्रिएट होगा। ये फोर्स कैसा होगा? वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव, डिपेंड करेगा कि ये दोनों चार्ज की साइन क्या है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये आपस में रिपेल होंगे, यानी दूर भागना चाहेंगे, फोर्स लगेगा इधर बाहर की साइड में, तो दोनों चार्ज बाहर भागेंगे। अगर एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, यहाँ पे Q1 प्लस में है और ये Q2 अगर ये निगेटिव में है, माइनस चार्ज, तब फोर्स किधर लगेगा? अब ये अपोजिट चार्जेज हैं और दोनों आपस में यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, यानी कि दोनों के बीच में फोर्स होगा अंदर की साइड में, यानी ये दोनों चार्ज एक अट्रैक्टिव फोर्स दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसे शो करेगा। इन दोनों फोर्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका इक्वेशन क्या होगा? तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स डिपेंड करता है Q1 और Q2 दोनों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि दोनों का चार्ज जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, उतना ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों चार्ज का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। और ये डिस्टेंस जो होगा, अगर ये पास में रखेंगे, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस अगर ये पास पास है, अगर हम दूर दूर कर देंगे Q1 और Q2, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा। दो पास पास चार्ज होंगे, ज़्यादा फोर्स लगेगा, जब दो दूर दूर हो जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस देखा जाए तो वो स्क्वायर आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है कि फोर्स जितना ज़्यादा दूर रखा जाएगा दोनों चार्ज, उतना फोर्स कम होगा, और जितना क्लोज होगा, पास होगा, वहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगा। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो फार्मूला ये बनेगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये हो गया फोर्स, जहाँ पे के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। इसकी यूनिट क्या होगी? के की वैल्यू, के की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर के की वैल्यू है। तो यहाँ पे इस फार्मूले को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हो गया फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, यानी कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला ये फोर्स। ये फोर्स अभी मैग्नीट्यूड में बताए हैं, हम ये देखेंगे कि फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसमें एक डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कैसे हम दिखाएंगे यहाँ पे, और डायरेक्शन किसके एलोंग में होगा, और सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे ये दोनों चार्ज हैं हमारे, ये Q1 और ये Q1 और Q2, अगर यहाँ पे है Q1 और ये है Q2 और ये डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स लगेगा ना, ये एलोंग दी आर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों पॉइंट के चार्ज के बीच में, इसी के एलोंग में ये फोर्स होगा। एलोंग का मतलब क्या होता है? अगर जैसे यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हो गया, तो इसके एलोंग का मतलब इसी की अकॉर्डिंग, यानी इसी के लीनियर, ऐसा नहीं कि इधर फोर्स लगेगा, ऐसा फोर्स, ऐसा फोर्स, ऐसा, ये सब फोर्स नहीं होंगे, फोर्स इसी के एलोंग में होगा। ये यहाँ पे देखा जाए तो इसके एलोंग में, यानी कि जो फोर्स होगा वो along the line joining between two charge, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along the line joining between two charge,
बिटवीन टू चार्ज, यानी कि दोनों चार्ज को ज्वाइंट करो आप पहले। जैसे मान लेते हैं कि दोनों चार्ज कहाँ कहाँ रखे हैं, कैसे रखे हैं। अगर दो चार्ज यहाँ पे है Q1 और ये है Q2, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्ज, दोनों चार्ज की ज्वाइन करो आपस में, दोनों चार्ज को आप ज्वाइन कर दो। एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, इनको एक ज्वाइन कर दो और ये क्या बन गया, लाइन। तो इसी के अलोंग में फोर्स होगा। अगर ये निगेटिव पॉजिटिव है तो इसी के अलोंग में अंदर की साइड में, यानी कि ये इसी के अलोंग में, यानी और के ही अलोंग, यानी कि डिस्टेंस के ही अलोंग, जो लाइन हमारी बन रही है दोनों चार्ज को जोड़ने के लिए, उसी लाइन के अलोंग ही हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स यहाँ पे लग रहा है और इसका डायरेक्शन हम इधर दिखा देंगे, ऐसे नहीं होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब आते हैं हम यहाँ पे लिखने वाले इसको वेक्टर फॉर्म में। ये तुम्हारा हो गया केवल मैग्नीट्यूड, केवल ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब एक्स की एक्चुअल फोर्स की वैल्यू। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो किस डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम कैसे दिखाएंगे वेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, पहले तो हम इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग का मतलब ये जो डिस्टेंस है इसी का यूनिट वेक्टर, इसी का यूनिट वेक्टर। जैसे हम यूनिट वेक्टर यहाँ पे लगाएंगे आर कैप, तो ये बन जाएगा एरो, इसमें एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। आर कैप की वैल्यू क्या होती है ये आपने 11th में पढ़ा होगा। 11th में जब वेक्टर देखोगे तो इसमें डायरेक्शन वगैरह बताया जाएगा। यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। इसको हम वेक्टर आर लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर आर को हम सिंपली आर भी लिख सकते हैं। ये हुआ यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो एफ वेक्टर के फॉर्म में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू, इसको लिखेंगे वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर। और हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा आर पावर 3 इंटू ये एक वेक्टर यहाँ पे लिख जाएगा। ये हुआ वेक्टर फॉर्म में, ये इक्वेशन है फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, और ये है फोर्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों सेम लिखो, और ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो ये है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें एक डायरेक्शन भी है, आर कैप अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्ज, और फोर्स का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू हमने लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से एप्सिलॉन नॉट के बारे में हमने बताया था पहले, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 10 की पावर -12। अगर हम किसी दूसरे मीडियम में रख देंगे, मान लेते हैं ये फ्री स्पेस के लिए है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री है। इसके बारे में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया कि कब हमारा मीडियम जब चेंज होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यानी एप्सिलॉन की जगह हम क्या रखेंगे। तो वहाँ पे हमने रखा था कि अगर हमारा कोई मीडियम चेंज हो रहा है तो उसका कांस्टेंट रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन एफ। तो कोई मीडियम अगर चेंज होगा, किसी दूसरे मीडियम में रखा है ये, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन डैश हो जाएगा, इसमें के नीचे आ जाएगा। आइए हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे न्यूमेरिकल हम देखेंगे फोर्स। फोर्स का तो फार्मूला बन के तैयार हो गया, अब अप्लाई कैसे करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे हम, चलो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं पहले।
एक 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इनको बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फाइंड दी फोर्स, फोर्स क्या होगा एंड उसका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे देखना होगा कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दिए हैं, निगेटिव कहीं नहीं लगा है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इनका जो नेचर होगा वो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, पहले फार्मूला लिख लो ये, इसके बाद इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 5 माइक्रोकूलम जो है इसको लिखते हैं 5 इंटू, माइक्रो को हम करेंगे एसआई यूनिट में -6 कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ये छोटी यूनिट है, तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻6। अब Q1 Q2 है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारा है 2 सेंटीमीटर। तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये -2 हो जाता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर करना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ गया। इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन, यूनिट होती है जो फोर्स की, न्यूटन। मैं वहाँ पे लिखना भूल गया, तो यहाँ पे लिख लो यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स। कोई सा भी फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे मैकेनिकल फोर्स हो, चाहे न्यूक्लियर फोर्स हो, कुछ भी हो, इज न्यूटन, न्यूटन। इसको नॉर्मली एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं 9 इंटू 10⁹9 इंटू 5 2 जा 10 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻7 तो 12 पावर ऐड हो जाते हैं, 10 की पावर है 10 की पावर है तो पावर ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे होगा, इसको लिखेंगे 4 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर करने के बाद। सिंप्लीफाई करो यहाँ पे, यहाँ से हम करेंगे, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे 10⁻9 और ये -12 और ये -4 ऊपर जाएगा तो +4, 10 की पावर भी सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 22.5 इंटू 10 की पावर, ये कितना होगा यहाँ पे 1, तो इसको हम सीधा लिखेंगे 225 न्यूटन। फोर्स की जो वैल्यू आ गई वो हो गया 225 न्यूटन, ये आंसर हो गया। आइए कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सबसे आसान सा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो साइड है ए, तीनों साइड इक्वल होते हैं, उसी को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे चार्ज है Q Q Q Q Q Q, तो फाइंड आउट करना है ये चार्ज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो यहाँ पे निकालना है फाइंड फोर्स एट पॉइंट 1, एट पॉइंट 1 फोर्स निकालना है एट पॉइंट 1। इसका मतलब देखा जाए तो चार्ज सब जगह सेम है और डिस्टेंस सब जगह सेम है, तो जो फोर्स एट पॉइंट 1 पे होगा वही फोर्स एट पॉइंट 2 पे होगा, वही फोर्स एट पॉइंट 3 पे होगा। तो कोई एक हम पॉइंट पे निकाल लेते हैं, तो पॉइंट 1 पे हम यहाँ पे निकालते हैं फोर्स क्या होगा।
तो चलो ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पे कौन फोर्स लगाएगा, ये चार्ज लगाएगा और ये भी चार्ज लगाएगा। तो ये चार्ज जो फोर्स लगाएगा और दोनों आपस में क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल करेगा। यानी कि इस पॉइंट पे जो ये फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव होने का मतलब ये इधर भागेगा, चार्ज थोड़ा सा दूर भागना चाहेगा, यानी ये फोर्स यहाँ पे एक बन गया F1। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों के चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, यहाँ पे दोनों चार्ज इक्वल हैं तो क्यू क्यू रख लेंगे, डिवाइड बाई डिस्टेंस a²। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0 Q² ये हो जाएगा फोर्स F1। यही आंसर निकालना है F8.1। अच्छा, ये हो गया, अभी शायद अभी नहीं हुआ है। ये F1 हो गया ये, क्योंकि इस पॉइंट पे ये वाला भी चार्ज फोर्स लगाएगा ना, ये वाला भी चार्ज फोर्स लगाएगा और दोनों रिपल्सिव होंगे। तो इस पॉइंट पे जो ये फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से ये इधर जाएगा, इधर, ये हो जाएगा F2। तो हमें F2 भी निकालना है। सिमिलरली अगर हम F2 की बात करेंगे तो वो भी सेम वैल्यू ही आएगी, सॉल्व उसी तरीके से हो जाएगा, वो सेम हो जाएगी। तो पॉइंट 1 पे कितने फोर्स आ गए टोटल, पॉइंट 1 पे देखा जाए तो पॉइंट 1 पे एक फोर्स यहाँ पे आया है, एक फोर्स यहाँ पे आया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो देखा जाए तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, यानी कि F1 और F2 के बीच में 60 डिग्री यहाँ पे बन गया, F1 और F2। एक चीज़ और भी है, F1 F2 दोनों इक्वल हैं, तो हम F1 को भी F मान लेते हैं और F2 को भी हम F मान लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यू है तो सेम सेम वैल्यू होंगी उसकी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा, इसमें लगेगा पैरेललोग्राम। जैसा कि 11th में आपने पढ़ा है वेक्टर में कि दो वेक्टर अगर इस तरीके से होते हैं, मान लो एक वेक्टर है F1 A, दूसरा है B, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे हो जाता है, आंसर होता है इसका a², दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा एंगल है तो प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। एक मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, तो इन दोनों का बीच में जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा r वेक्टर। इसकी जो वैल्यू होगी a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा एंगल जितना चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट इसमें क्या दिया है, इसमें एफ नेट जो होगा, यहाँ पे इसमें एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी √a², यानी पहले वाले फोर्स की वैल्यू लिखेंगे F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 cos 60। तो F1 की वैल्यू क्या है, F रखेंगे, F2 की वैल्यू भी F है, इक्वल है टू F इंटू F, यानी F²। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा F², यानी कि 3 टाइम्स F²। तो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा F नेट इज इक्वल टू F√3 हो जाएगा 8.1 पे। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं, वही आंसर आएगा, यहाँ पे भी आंसर निकालेंगे वही आंसर आएगा। निकालने का तरीका ये होता है कि हम कैसे पॉइंट 1 पे फोर्स निकाल सकते हैं, नेट फोर्स। ये तो एक कॉर्नर पे हो गया था, किसी भी जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके कॉर्नर पे हमें फोर्स निकालना होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में सेंटर पे फोर्स निकालें तो क्या होगा, सेंटर पे फोर्स, उसी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो चलो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम वही ले लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए, सेम सिनेरियो होगा यहाँ पे, क्यू 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 एट सेंट्रॉइड, सेंटर पॉइंट पे,
यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, बट यहाँ पे फोर्स लगे उसके लिए यहाँ पे एक चार्ज रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई चार्ज क्यू आ जाता है, अब यहाँ पे फोर्स लगेगा, यानी ये भी फोर्स इस पे लगाएगा, ये भी फोर्स इस पे लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। एक चार्ज अगर है तो वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा, अगर एक चार्ज है उसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज आएगा तभी फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो ये चार्ज छोटा सा हम रख लिया है क्यों। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि नेट फोर्स क्या होगा एट द सेंटर पॉइंट। पॉइंट उसको मान लेते हैं ओ पॉइंट। ओ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, यानी एफ ओ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये है। तो सबसे पहले जो सेंट्रॉइड है वो सेंट्रॉइड, ये डिस्टेंस पता नहीं है हमें और ये भी हमें डिस्टेंस पता नहीं है, बट तीनों डिस्टेंस होंगे इक्वल। इसको हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर इससे हम एक मीडियन यानी कि बिल्कुल सामने वाले को मिड पॉइंट पे हिट करते हैं ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। और यहाँ पे ये तो हमारा a/2 यहाँ से यहाँ तक निकल गया और ये पॉइंट हमारा a है, तो इससे हम ये पूरी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, बट हमें चाहिए केवल इतना से इतना तक, हमें इतना चाहिए ये वाली वैल्यू। अगर हम ये पूरा निकाल भी लेते हैं तो देखा जाए कि किसी भी ट्रायंगल, ये अगर हमारा ट्रायंगल है इसका ये मीडियन है मीडियन की वैल्यू r अगर हम ले लेते हैं और ये वैल्यू पूरा a है, a है, a है, तो अगर ये पूरी वैल्यू मिल जाती है r, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट वो 2/3r, यानी ये होगा 2/3r और ये डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक 1/3r। अगर दोनों को जोड़ोगे तो r आ जाएगा आपका, यानी कि ये डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस पूरा, इसको हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी। ए डी की वैल्यू अगर आ जाती है तो हमारा जो रेडियस ये होगा डिस्टेंस, ये आर, सॉरी ए ओ, इसको हम आर मान लेते हैं। आर जो हो गया हमारा इज इक्वल टू ए ओ और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2/3 टाइम्स ए डी इज इक्वल टू आर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, ए डी निकालना पड़ेगा। ए डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से ये a/2 और ये है ए डी, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है इसकी जो वैल्यू होगी हाइपोटेनियस बेस और ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल थीटा है तो, हालांकि एंगल से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, इसकी जो वैल्यू होगी ए डी की, यहाँ पे ए डी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हाइपोटेनियस ए स्क्वायर। एक मिनट, पाइथागोरस थ्योरम पहले हम बता ही देते हैं, उसके बाद वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे हाइपोटेनियस ये होगा तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो हमें निकालना क्या है, ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए डी की जो वैल्यू होगी अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे ए बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे a/2, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 a², यानी कि ए डी की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो √3/2 इंटू ए, ये आ रही है ए डी की वैल्यू। ए डी की वैल्यू क्या आ रही है, √3/2 ए, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिलेगी 2/3, ए डी की वैल्यू जो होगी √3/2 इंटू ए, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो √3 ये बचेगा, √3 इंटू √3 ऐसे होगा तो एक कट जाएगा एक बचेगा, आएगा a/√3, a/√3 आ गया r। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, हमें नेट फोर्स निकालना है ना वहाँ पे एट पॉइंट ओ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी इतना निकालो, ये है ए ओ की वैल्यू a/√3, a/√3 ये है ए ओ की वैल्यू। अब हम आते हैं फोर्स निकालने के लिए, फोर्स देखते हैं फोर्स क्या होगा।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार और इसको बना लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमें मिल गया है। ये हमारे पास डिस्टेंस है, अगर ये ए है, ए है, ए है, तो ये है a/√3, और यहाँ पे चार्ज स्मॉल क्यू है, सॉरी ये है स्मॉल क्यू, सब जगह कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। ये भी डिस्टेंस आपका क्या होगा, a/√3, और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, a/√3। अब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है क्यू पे, तो ये इसको रिपल करेगा, क्योंकि दोनों प्लस हैं, तो ये फोर्स इधर लगेगा F, ये फोर्स इस पे लगाएगा तो ये फोर्स इधर जाएगा F, ये फोर्स चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स जाएगा F। तीनों फोर्स इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस सेम चार्ज। इन दोनों के बीच में भी r डिस्टेंस है, और चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और डिस्टेंस सब जगह सेम 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 है, तो फोर्स सब जगह क्या आ जाएगा, सेम। तो ये वाला फोर्स हम यहाँ पे इसको अलग से बनाते हैं। देखो एक फोर्स यहाँ पे गया है, एक फोर्स यहाँ पे गया है, एक फोर्स यहाँ पे गया है, तीनों फोर्स इक्वल है। यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, ये बनेगा 120, इसका डबल बनेगा, ये 120, ये 120 बनेगा। फोर्स क्या है, F F F। इसको फोर्स को हम ऐसे ही रखते हैं, इन दोनों फोर्स को देखते हैं, इसी के अलॉन्ग में एक हम ऊपर लाइन यहाँ पे से बनाते हैं, ये बिल्कुल इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये वर्टिकल है गया पूरी, और ये हम यहाँ पे लेंगे हॉरिजॉन्टल, यानी इस फोर्स को हम दो अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो इस फोर्स का जो ये कंपोनेंट होगा इधर आएगा, वो हो जाएगा F sin 60, और इधर आ जाएगा F cos 60। उसी तरीके से इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा F sin 60, और ये हो जाएगा F cos 60। ये दोनों अपोजिट आ गए, और इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो कैंसिल कर लेंगे, बिल्कुल इधर फोर्स बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल कर लेंगे, और ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये भी फोर्स ऊपर जा रहा है, ये भी फोर्स ऊपर जा रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये इसके बराबर, अब देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है, क्योंकि इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है, F, और इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है, F cos 60 प्लस F cos 60, F डैश यहाँ पे देखेंगे, तो F डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये F cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो F इंटू 1/2 मीन्स F/2, प्लस F इंटू 1/2 मीन्स F/2, और ये F/2 का मतलब F हो जाएगा। तो देखो F डैश की वैल्यू भी, यानी कि एक फोर्स इधर हो गया F, और ऊपर वाला भी फोर्स F डैश जिसको हमने लिया था वो हो गया F। अच्छा ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर कितना आया था, F sin 60, F sin 60। देखो ये फोर्स इसको अपोज कर रहा है बिल्कुल इक्वल के साथ, तो कैंसिल हो जाएगा, और ये फोर्स इसको अपोज कर रहा है बिल्कुल अपोजिट के साथ, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब F नेट एट पॉइंट O इज इक्वल टू 0, F नेट एट O इज इक्वल टू 0।